गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इजी पीजी पढ़ाई प्लेटफॉर्म। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने राणा विक्रमादित्य के बारे में पढ़ लिया था और बनवीर को ये पढ़ लिया था कि बनवीर जो है वो मेवाड़ के अब आने वाले अगले शासक बनेंगे। ओके, इतना हमने पढ़ लिया था। होप सो वो क्लियर हो गया हो। अब हम बनवीर के बारे में पढ़ेंगे। बनवीर एक दासी पुत्र थे। किसके दासी पुत्र थे? दैट आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। ओके, तो देखो, बनवीर का जो शासनकाल है वो 1530 से 1536 तक 1540 तक रहा था। ठीक है, 4 साल इन्होंने रूल किया। अगर कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं अगर बनवीर दासी पुत्र नहीं होते तो बनवीर में एक अच्छे शासक होने के, एक अच्छे राजा होने के गुण थे। अब देखो, अब बनवीर ने सबसे पहले क्या किया, उसने विक्रमादित्य की तो हत्या कर दी थी। ठीक है, अब बनवीर की हत्या कर दी, बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी, लेकिन एक और विक्रमादित्य के भाई थे उदय सिंह। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बनवीर को ये मतलब बात सता रही थी कि उदय सिंह बनवीर से उनका अधिकार न छीन ले। अधिकार यानी जो अब मेवाड़ की सत्ता संभाल रहे हैं बनवीर, अगर उदय सिंह बड़े हुए और उन्होंने बनवीर पर आक्रमण कर दिया तो बनवीर की तो सत्ता गई हाथ से। ठीक है, इसीलिए बनवीर ने सोचा अगर मैं उदय सिंह की अभी हत्या कर दूं तो मेवाड़ का आगे आने वाला कोई सक्सेसर या उत्तराधिकारी रहेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि राणा सांगा के अभी 4 बेटे थे। भोजराज की तो मृत्यु हो गई थी खानवा के युद्ध में, और रावल रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा के युद्ध में, और विक्रमादित्य को बनवीर ने मार ही दिया था। और अब बचे थे उदय सिंह। अगर ये उनकी भी हत्या कर दे तो बनवीर का रास्ता साफ हो जाएगा और ये लंबे समय तक मेवाड़ पे अपना अधिकार कर सकेंगे। ठीक है, मेवाड़ पर अपना अधिकार कर सकेंगे। ऐसा सोचकर उदय सिंह चले, अब बनवीर चले उदय सिंह के कक्ष की तरफ। और जब यह बात पन्नाधाय को पता चली तो पन्नाधाय ने उदय सिंह के स्थान पर अपने बेटे चंदन को सुला दिया। ठीक है, जिस स्थान में जहाँ पे झूले में जहाँ पे उदय सिंह सो रहे थे, पन्नाधाय को तब ये पता चला कि अब बनवीर उदय सिंह को मारने वाले हैं, तो उन्होंने अपने बेटे चंदन को वहाँ सुला दिया। ये स्वामी भक्ति की एक मिसाल कायम की थी पन्नाधाय ने। ठीक है, और जब उदय सिंह आए उन्होंने पूछा कि जब बनवीर आए उन्होंने पूछा उदय सिंह कहाँ है, तो पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये रहे उदय सिंह, और अपनी ही आंखों से अपने बेटे की हत्या होते हुए देखी। लेकिन अपने स्वामी के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो उन्होंने अच्छे से निभाई। ठीक है, अपने जो आने वाले मेवाड़ के उत्तराधिकारी थे, मतलब स्वामी कैसे कि उनके राज्य में रह रहे थे। ठीक है, तो अब जैसे राजा के लिए प्रजा, तो प्रजा अगर राजा के प्रति समर्पित होगी तो राज्य का डेवलपमेंट पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है। अगर प्रजा ही साथ नहीं देगी तो वो राज्य टिक ही नहीं पाएगा और दूसरे लोग उन पे आकर अटैक कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए पन्नाधाय ने उदय सिंह को, ताकि मेवाड़ का अस्तित्व बना रहे, ठीक है, इसीलिए उदय सिंह को बचाया। अब पन्नाधाय ने चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहना दिए थे और उदय सिंह के स्थान पर सुला दिया था। इसलिए पन्नाधाय को चित्तौड़गढ़ की धाय माँ भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ की धाय माँ किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपने ही पुत्र की हत्या होते हुए देखी। किसके लिए? मेवाड़, अपने राज्य को बचाने के लिए। अब देखो, पन्नाधाय ने इतना बड़ा त्याग किया है, त्याग की मूर्त है ये। अब इनके बारे में थोड़ा सा हमें जानना चाहिए। तो पन्नाधाय का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? माता जी की पंडोली नामक गांव में हुआ था। ठीक है, गांव का नाम है। और इनके पिता का नाम क्या था? हरचंद हांकला इनके पिता का नाम था। और इनका विवाह किसके साथ हुआ था? सूरजमल चौहान के साथ इनका विवाह हुआ था। अब पन्नाधाय ने क्या किया? अब उदय सिंह के साथ क्या हुआ, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। पन्नाधाय ने क्या किया? उदय सिंह को कुंभलगढ़ के दुर्ग में पहुंचा दिया। और आशा देवपुरा, मोस्ट इंपोर्टेंट नेम, आशा देवपुरा ने उदय सिंह की देखभाल की। ठीक है, पन्नाधाय का काम कितना था? उनको कुंभलगढ़ पहुंचाना, और उनकी पूरी देखभाल करने का कार्यभार किसको सौंपा? आशा देवपुरा को। इधर बनवीर ने चंदन वो उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी। ये बात मैंने आपको पहले बता दी। अब क्या हुआ? 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक हो गया। ठीक है, उदय सिंह का राज्याभिषेक हो गया।
अब चित्तौड़गढ़ के जो सरदार थे, जो किसके अंडर काम कर रहे थे, बनवीर के अंडर काम कर रहे थे, वो बनवीर से घृणा करते थे। क्यों? क्योंकि वो एक दासी पुत्र था। और पहले ये जो दासी पुत्र, क्षत्रिय, जो 4 वर्ण थे, बहुत ज़्यादा ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये सब जो भी कास्ट रिलेटेड सिस्टम था, बहुत ऊपर रखा जाता था। इसीलिए एक दासी के पुत्र का कहना मानना उनको अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा था। इसीलिए सब बनवीर से घृणा करते थे। और धीरे धीरे वो सब मेवाड़ से कुंभलगढ़ की तरफ, मतलब चित्तौड़ से कुंभलगढ़ की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ पे किसका राज्याभिषेक हुआ, उदय सिंह का। मतलब बनवीर के पास से चलते हुए कहाँ आ गए, उदय सिंह के पास। इससे क्या फर्क पड़ा होगा? इससे ये फर्क पड़ा, बनवीर की शक्तियाँ क्या है, धीरे धीरे कम हो गई और उदय सिंह की शक्तियाँ बढ़ती गई। अब सुनो, एक और ट्विस्ट आ रहा है स्टोरी में, मेवाड़ सीरीज की हिस्ट्री की स्टोरी में। जालोर के सोनग्रा अखेरा चौहान थे, ठीक है। जालोर की शासक का क्या नाम था? सोनग्रा अखेरा चौहान। उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री जयवंता बाई का विवाह किसके साथ करवा दिया, उदय सिंह के साथ। अब सोनग्रा अखेरा चौहान एक राठौड़ थे, तो जब इन्होंने उदय सिंह के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए या फिर अपना समर्थन किसको दिया, उदय सिंह को दिया, तब बाकी सब जो भी राठौड़ों की रियासतें थी, उन सब का साथ भी किसके पास आ गया, उदय सिंह के पास आ गया। और ये सब जो राजपूत थे, इन सबको यूनाइट करने का काम राणा सांगा पहले कर चुके थे, खानवा के युद्ध में पाती परवन लिखे, ठीक है। तो अब जो यूनिटी आ गई थी, राजपूतों में एक एकता आ गई थी। जब इन्हें पता चला कि उदय सिंह के पास अपना राज्य ही नहीं है, मतलब बनवीर ने अधिकार कर लिया है और अभी उदय सिंह छोटे हैं और इस आयु में नहीं है कि वो अपने ही बल पे अपना जो राज्य है मेवाड़, अपना चित्तौड़गढ़, उस पर अधिकार कर ले। इसीलिए सभी राजपूत शासक एक साथ आए फिर से। और मालदेव जो कहाँ के थे, जोधपुर के, और बाकी सब राठौड़ और सोनग्रा अखेराज ने मिलकर, और जो सिसोदिया सरदार थे, उन सब ने मिलकर बनवीर पर अटैक कर दिया और 1540 में मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। तो अब बनवीर की स्टोरी खत्म होती है। अब आगे उदय सिंह, 1540 में किसका शासनकाल शुरू हो गया, उदय सिंह का। अब देखो, उदय सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं। उदय सिंह ने 1540 से 1572 तक, 1572 तक रूल किया। उससे पहले हमें शेरशाह सूरी के नाम बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे मेवाड़ के साथ इनके जो रिलेशन है, दैट वी विल डिस्कस। देखो, शेरशाह सूरी के है, ये शूर वंश के संस्थापक है भारत में, ठीक है। भारत में शूर वंश के संस्थापक थे। अब सूरी ने हुमायूं को 2 युद्ध में हराया था, ठीक है। सूरी ने हुमायूं को 2 युद्ध में हराया। पहला था चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ, और दूसरा था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ, ठीक है। लगातार युद्ध हुए 1539 और 40 में। जो अब देखो, सूरी के बचपन का नाम क्या था, फरीद खां। जो हम पढ़ रहे हैं शेरशाह सूरी, उनके बचपन का नाम फरीद खां था। तो फिर आज हम इन्हें शेरशाह सूरी के नाम से क्यों पढ़ रहे हैं, सुनो। एक बार इन्होंने क्या किया, अपने बाहुबल से, यानी बिना किसी हथियार के अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए एक शेर को मार दिया था, ठीक है। इसी कारण बहार खां एक व्यक्ति हैं जिन्होंने फरीद खां को शेर खां की उपाधि थी। अब देखो, शेर खां की उपाधि मिली है, शेर शाह की नहीं, ठीक है। और जब इन्होंने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया, क्योंकि हुमायूं को हराना इतना आसान नहीं था, बहादुर शाह भी सुनो उनका नाम सुन के ही भाग गया था। और जब इन्होंने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया, इसलिए शेर खां को शेरशाह सूरी की उपाधि मिली, या शेर खान ने स्वयं को शेरशाह सूरी की उपाधि दी। तब से इन्हें शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। अब 1543 में सूरी ने क्या किया, चित्तौड़गढ़ पर अटैक करने की तैयारियां शुरू कर दी, और उदय सिंह ने युद्ध न करना उचित समझा। मतलब ये चित्तौड़गढ़ आए। देखो, चित्तौड़गढ़ पे सभी अटैक क्यों कर रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया। चित्तौड़गढ़ पे अटैक करना मतलब मालवा की तरफ भी जा सकते हैं, साउथ में भी अपना कंट्रोल कर सकते हैं, गुजरात में भी अपना कंट्रोल कर सकते हैं, और वहाँ से बहुत सारे ट्रेड रूट से व्यापारिक मार्ग निकलते थे, ठीक है। इसीलिए चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण सबसे ज़्यादा हुए। और फिर भी चित्तौड़गढ़ जो इंटीग्रेशन हुआ राजस्थान में, एकीकरण, तब तक मेवाड़ रियासत वहाँ थी, ठीक है। इतने सारे
आक्रमण होने के बाद भी, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे वीर प्रतापी राजा हुए, राणा कुंभा, राणा सांगा और आगे महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा पैदा हुए। अब 1543 में सूरी ने अटैक कर दिया, लेकिन उदय सिंह ने इस बार युद्ध करना उचित नहीं समझा। उन्होंने युद्ध नहीं किया और बल्कि सीधे सीधे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबियां किसको दे दी? किसको दे दी? शेरशाह सूरी को दे दी चाबियां। अब इन्होंने चाबियां क्यों दी? कुछ इतिहासकार इसे उदय सिंह की मूर्खता बताते हैं, उनकी आलोचना करते हैं कि उन्होंने सीधी सीधी चाबियां दे दी। इससे मेवाड़ की जो एक रेपुटेशन है वो डाउन गई है, ठीक है, मेवाड़ का अपमान हुआ है। सीधी चाबियां नहीं देनी चाहिए थी, युद्ध करना चाहिए था। और बल्कि कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं ये उदय सिंह का बिल्कुल सही फैसला था, युद्ध न करना। अब युद्ध ना करना एक राजा के लिए और सीधे चाबियां देना एक अच्छा फैसला कैसे हो सकता है? यू ऑल्सो थिंक, जैसे एक युद्ध नहीं कर रहे, जैसे चोर आए, चोर को बोल रहे हम कुछ कर नहीं रहे, कुछ पुलिस को नहीं बुला रहे, सीधा बोल रहे ये लो तिजोरी की चाबी यहाँ पे ले लो, ये मूर्खता ही होगी। लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकार इसे एक गुड स्टेप बता रहे हैं उदय सिंह का। तो लेट्स फाइंड आउट ऐसा क्या अच्छा था कि उदय सिंह की चाबियां देना एक मिसाल, मतलब जो इतिहास के पन्नों में उनकी तारीफ हुई है कि एक अच्छा कदम था। देखो, कारण ये था, उदय सिंह के युद्ध ना करने का कारण था और चाबियां सीधे सौंपने का कारण क्या था? पहला तो ये, मेवाड़ अभी सैन्य बल और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था, इसीलिए उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबियां सौंप दी। अब देखो, सैन्य बल से पॉसिबल क्यों नहीं था? क्योंकि अभी देखो खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ था, फिर दूसरा शाका हुआ था, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाका जो 1535 में हुआ, और खानवा का युद्ध जिसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए। अब यू हैव टू पुट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि चित्तौड़गढ़ का फर्स्ट शाका कब हुआ था, ठीक है, दूसरा शाका 1500। अब इसीलिए सैन्य बल से मेवाड़ कमज़ोर हो गया था और उसने हुमायूं को भी हराया था, तो कुछ ना कुछ बात ज़रूर होगी शेरशाह सूरी की जो युद्ध करने का स्टाइल है उसमें, कि उसने हुमायूं को भी हरा दिया। और अब जो मेवाड़ सैन्य रूप से सक्षम नहीं है, तो डेफिनेट था कि अगर उदय सिंह युद्ध करते तो वो मेवाड़ को फिर से हार जाते, जो अभी इन्होंने बनवीर से प्राप्त किया था। अब आर्थिक रूप से सक्षम क्यों नहीं था? आप सुनो, जो दो बड़े युद्ध हुए, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाका, ये भी तो एक युद्ध था जो बहादुर शाह ने किया था, इसमें भी, और रानी कर्मावती ने भी बहादुर शाह को 1533 में बहुत सारा धन दिया था युद्ध न करने के लिए, ठीक है, इनके बीच में संधि हुई थी। फिर जब खानवा का युद्ध हुआ, इसमें भी देखो युद्ध में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, मतलब सैनिकों को बुलाना, उनकी ड्रेसेस, उनकी तलवार, उनके घोड़े, बहुत सारे पैसे खर्च हुए। इसी वजह से जो मेवाड़ है वो आर्थिक रूप से भी अभी सक्षम नहीं था। इसीलिए उदय सिंह ने युद्ध न करना उचित समझा। अब जो शेरशाह सूरी को चाबियां मिली थी, वैसे तो देखा जाए तो ये अच्छा स्टेप था उदय सिंह का, युद्ध ना करना। अगर युद्ध करते तो आज हिस्ट्री कुछ और होती। अब उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र, किसने? शेरशाह सूरी ने जब उनको चाबियां मिली तो उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र खवास खां को वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी कि अब आप यहाँ पे चित्तौड़गढ़ संभाले, क्योंकि शेरशाह सूरी को और अपना रीजन एक्सटेंड करना था और साथ ही दिल्ली जो उन्होंने हुमायूं से जीती थी वहाँ पे भी रूल करना था। तो अब चित्तौड़गढ़ में नहीं बैठे शेरशाह सूरी और अपने एक विश्वास पात्र खवास खां को बिठा दिया। और 1545 में कालिंजर का युद्ध हुआ, जिसमें एक तोप का गोला गिरने से सूरी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके बाद सूरी का जो मेवाड़ पे अधिकार था, ठीक है, बचा कुछ अधिकार था, उसको उदय सिंह ने खत्म कर दिया। क्यों? अब सिर्फ उनका विश्वास पात्र खवास खां रह गया था और उसको हराना उदय सिंह के लिए आसान काम था, इसलिए उसको हटा दिया और वापस मेवाड़ पर अपना अस्तित्व जमा लिया। तो यहाँ पे एक बार फिर से उदय सिंह ने मेवाड़ को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया। अब उदय सिंह को लगा कि जितने भी उनके पर आक्रमण हो रहे हैं, जितने भी आक्रमण करे वो सभी तोप से या फिर अलग अलग टेक्निक से कर रहे हैं, और वो जो उनके सैनिक हैं वो बिल्कुल जो ट्रेडिशनल तरीके थे जो पहले से चले आ रहे थे उसी से फाइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हार का कारण जो नई टेक्निक्स हैं उनकी हार का कारण बन रही है। तो क्यों ना नई टेक्निक्स मेवाड़ के सैनिकों को भी सिखाई जाए। इसीलिए उदय सिंह ने अब अपने सैनिकों को नई टेक्निक्स
युद्ध की स्ट्रेटजी सिखाना शुरू कर दिया। अब वो ढूंढेंगे एक ऐसा प्लेस जहाँ पे वो ये सब काम कर सके और जो दुश्मन राज्य है उनको ये पता ना चले। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए वर्ड ऑफ द डे है, मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन आज मतलब इसका मीनिंग आपको पहले इसके लिए दूसरा वर्ड बताया था, लेकिन आज के लिए कुछ अलग वर्ड है। इट्स catch-22, CATCH। कैन यू गैस द मीनिंग ऑफ catch-22? कि catch-22 का मीनिंग क्या हो सकता है? इसका मीनिंग होता है डायलेमा, डिलेमा या फिर कंफ्यूजन। ठीक है, कंफ्यूजन के लिए मैंने ये कंफ्यूज्ड के लिए परप्लेक्स्ड वर्ड बताया था। ठीक है, आई एम परप्लेक्स्ड। और इससे catch-22 से सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं? देखो, catch-22 से हो सकता है आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब बट कांट गेट अ जॉब बिकॉज ऑफ नो एक्सपीरियंस, एंड आई ऑल्सो कांट गेन एक्सपीरियंस विदाउट एनी जॉब, सो इट्स अ catch-22 सिचुएशन। देखो मतलब क्या हुआ कि अब आपको एक जॉब चाहिए। आपको जॉब तभी मिल सकती है जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आपके पास जॉब हो। तो अब आप एक कंफ्यूजन में हो, एक्सपीरियंस गेन करूं या पहले जॉब गेन करूं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के लिए चाहिए। कैसे? जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए। तो इट्स अ catch-22 सिचुएशन। यू आर इन टोटल कंफ्यूजन, यू आर इन टोटल dilemma। इट्स अ catch-22 सिचुएशन फॉर यू। होप सो आज का वर्ड आपके लिए कुछ डिफरेंट होगा और जो आज हमने उदय सिंह के बारे में पढ़ा वो भी आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि उदय सिंह की नई सैन्य नीति क्या थी, उदय सिंह ऐसा क्या करेंगे, क्या नई टेक्निक्स लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।